हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम क्लास 9 साइंस पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 3 पर पहुंच गए हैं। चैप्टर 3 के नोट्स भी हमने पार्ट 1 में आधे करके डाल दिए। मैं उससे आगे आज करवाने वाली हूं, तो मैं एक बार रिवाइज करवाने वाली हूं आपको कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने ये बताया था परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, द्रव्यमान संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करवा दी है, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखना। ओके, देन अपन पार्ट 2 पे पढ़ते। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है। मैं क्या अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ाती हूँ, मुझे इस नोट से पढ़ाना अच्छा लगता है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, पोस्टर पे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टॉपिक लिया और उसको बस समझाना शुरू कर दिया, वो कुछ लिखवाते नहीं है। तो क्या हम पेपर में वो सारी चीज़ें लिख पाएंगे, अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम तक कोई चीज़ याद नहीं रहती है। हमें उनको लिखने के लिए नोट्स की ज़रूरत होती है। पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ, प्लस समझाती भी हूँ। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो आप वीडियो लाइक किया करो और मेरे साथ साथ नोट्स को लिखा करो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाया करो। क्योंकि आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे जाके आप पे बर्डन होगा, बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर उससे अच्छा है कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलो। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 में मैंने परमाणु, अणु, द्रव्यमान संयोजन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु आकार, आईयूपीएसी पद्धति वगैरह सब करवा दिए था। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि परमाणु क्या होता है। देखो, परमाणु वह पदार्थ होता है जिसे हम और भागों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कहें तो एक वर्ड में बोलूं, मैं परमाणु का एक वर्ड में बोलूं तो परमाणु एक अविभाज्य कण है जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अणु पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। और अणु क्या होता है, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। फिर मैंने आगे बताया था रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्रव्यमान संयोजन का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संयोजन के नियम में हमने क्या बोला था कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। फिर स्थिर अनुपात का नियम, मैंने स्थिर अनुपात के नियम में बताया था कि जब हम H2O लेते हैं तो 1:8 में लेते हैं, 1:8 में लेते हैं। तो आप H2O को चाहे यहाँ लो, राजस्थान में लो, चाहे विदेश में लो, वो 1:8 में ही रहेगा। ये स्थिर अनुपात का नियम था अपना। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था हमने। फिर आगे जाके हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। मैंने उसमें नोट्स भी सारे बता दिए थे। ओके, तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर लेना। आप अभी से नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा। फिर अपन ने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु 1/12 भाग अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि हम किसी परमाणु का द्रव्यमान ले रहे हैं तो उसके औसत द्रव्यमान का 1/12 भाग लेंगे। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान लेंगे तो उसके औसत द्रव्यमान, मतलब औसत का मतलब जो कंप्लीट पूरा द्रव्यमान है उसका 1/12 भाग लेंगे। 1/12 भाग क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। हमने कुछ प्रतीक लिखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गन को Ar से करते हैं, बेरियम को Pa से, बोरोन को B से, ब्रोमीन Br, कार्बन C से, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन
F गोल्ड, Au हाइड्रोजन, H आयोडो, I आयरन, Fe पीसा, पीएच मैग्नीशियम, Mg नियोन, Ne। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन को N से प्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी यानी सिल्वर Ag। यहाँ पे गोल्ड सोना है, ये ध्यान रखना, गोल्ड क्या अपना सोना है, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S और जिंक Zn। तो ये प्रतीक हमें याद करने हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। अब आता है अपना परमाणु का अस्तित्व। परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं होता। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। वो किसी यौगिक या तत्व के साथ मिश्रित होता है या उसके साथ बॉन्ड बना के रहता है। जबकि अणु क्या होता है, अणु परमाणु का ही छोटा कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परंतु अणु किसी भी रासायनिक या केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, तो अणु या आयनों के रूप में होते हैं। ओके, अब आता है अणु, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। क्या बोल रहे हैं वो, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। जैसे द्विपरमाणु अणु O2 है अपना, O2 क्या है, द्विपरमाणु अणु है, और त्रिप इसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन ये क्या है अपना ओजोन, ये त्रिपरमाणुक रूप में रहता है, ये द्विपरमाणुक रूप में रहता है। ठीक है, अब आता है अपना अणु की परमाणुकता। अणु की परमाणुकता, किसी अणु में परमाणु की संख्या को ही उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे तत्व के प्रकार, ये अपनी सारी अधातु हैं, जितनी भी गैसें हैं सारी अधातु हैं। अब ऑर्गन एक परमाणु Ar के रूप में रहेगी, हीलियम He के रूप में रहेगी एक परमाणु, जबकि ऑक्सीजन O के रूप में कभी नहीं रही है, हमेशा O2 के रूप में रहेगी या O3 के रूप में रहेगी। द्विपरमाणु होता, हाइड्रोजन सिंगल कभी नहीं रहता, हमेशा द्विपरमाणु के रूप में रहेगा। नाइट्रोजन N2 के रूप में रहेगा, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहेगा, फॉस्फोरस P2 के फॉर्म में रहेगा, ये P4 होता है। ठीक है, सल्फर S2 यानी इसको S3S4 ये बहुपरमाणु के रूप में भी हो सकता है। अब आता है धातु। देखो धातु और अधातु में क्या होता है, धातु का एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, पीछे कोई भी धातु के पीछे यम लिखा हुआ आ जाए ना, वो हमारी सारी धातु हैं। जैसे कॉपर वगैरह को छोड़ के, ये अपवाद है कुछ। ओके, समझ में आया। अब आता है अपना यौगिकों के अणु। यौगिक, संयुक्त तत्व और द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान का अनुपात, ये किस अनुपात में लिए जाते हैं। अब होता है वाटर, वाटर किस किस से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, और किस अनुपात में लिया जाता है, 1:8 में लिया जाता है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में लिया जाता है, और किस अनुपात में होता है, 14:3 में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में लिए जाते हैं, 3:8 में लिए जाते हैं। तो ये अनुपात इनका फिक्स होता है, चाहे अमोनिया यहाँ पे लो चाहे विदेश में जाके लो, H2O चाहे यहाँ लो चाहे विदेश में जाके लो, CO2 चाहे यहाँ लो चाहे कहीं पे भी जाके लो, ये अनुपात हमेशा निश्चित होगा, और इसको क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। अब आता है अपना आयन। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। आवेशित कण मतलब धन आवेशित या ऋण आवेशित कण। धन आवेशित और ऋण आवेशित कण मिलते हैं और आयन का निर्माण करते हैं। ओके, देन चलते हैं अपन आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं, या तो धनायन होगा, धनायन या तो प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे मैं बोलूँ, जो हम अपने घरों में नमक यूज करते हैं, जो अपने घरों में नमक यूज करते हैं अपन NaCl, तो ये क्या इसका बना होता है, Na+Cl-। देखिए Na क्या होता है, धनावेशित आयन होता है, Cl क्या होता है, ऋणावेशित आयन होता है। अब देखो, किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की संयोजन शक्ति
किसी तत्व की संयोजकता, उस तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता क्या होती है? वह तत्व जो दूसरे तत्व से कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। जैसे मैं बोलूं N2 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, O2 O डबल बॉन्ड O। ये जो इसकी कैपेसिटी है कि ये कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो अपन रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। ओके, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। ओके, देखो मैं आपको बताती हूँ। देन 1 मिनट, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। मैं आपको बुक से बताती हूँ रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका। देखो रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखा जाता है। देखो ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि देखो अब देखते हैं अपन रासायनिक सूत्र। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तत्व क्या है, हाइड्रोजन ले लिया, फिर क्लोराइड Cl ले लिया, और इसकी संयोजकता क्या होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, HCl। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है, और सल्फाइड का प्रतीक क्या होता है, S होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, कार्बन टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन और ये क्लोराइड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या CCl4 बन जाएगा। ऐसे अपन को याद करना है। अब देखो बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, सोडियम नाइट्रेट सोडियम +1 में होता है, और देखो NO3 +1 में होता है, और जबकि Na होता है वो माइनस में होता है। अपन ने पढ़ा था ना Na+Cl-, तो ये Na प्लस में होता है, Na+1 में होता है, जबकि NO3 किस में होता है, -1 में होता है। इसके सूत्र में ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca+ के रूप में होता है, Ca+2 के रूप में, तो OH- होता है, तो -1 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन को इनको याद करना है। ओके, अब आता है अपना आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहेंगे, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। जितने भी संघटक होते हैं ना, उनके सबके, जैसे H2O है, H2O के आणविक द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 10 हो गया। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया अपना, 10 हो गया। देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ, जैसे H2O है, H2O के सापेक्षी आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, है ना। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 न्यू होता है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन O2 के रूप में होती है, तो 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। जल इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन देता है, का आणविक द्रव्यमान 2 परमाणु हाइड्रोजन के 2 × 1 + 1 × 60 कितना हो जाएगा, 8 न्यू हो जाएगा। देखो है ना, ऑक्सीजन कितने पे होता है, 16 पे होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। अब नाइट्रोजन कितने पे आता है, 14 पे आता है, और एक सिंगल नाइट्रोजन होने की वजह से अपन ने 14 लिया। O3 ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 16 है, और कितने एटम है, 3 एटम है। तो इन 16 को 3 से गुणा करके इन सबको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 63 न्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई मॉलिक्यूल दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, तो अपन को इनकी परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, जो मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बता दिया है, एक बार और मैं सारे परमाणु द्रव्यमान लिख के आपको बता दूंगी। अगली वीडियो में आपको सारे परमाणु द्रव्यमान, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मैं वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये अपना होता है कंप्लीट। अब देखो आता है अपना सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये कुछ नहीं है,
अब आता है अपना मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या होती है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 0.22 इंटू 10⁻23 कण पाए जाते हैं। देखो मोल संकल्पना क्या होती है, मैं बोलूं किसी पदार्थ का वह कण या किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 23 कण पाए जाने आवश्यक हैं, तभी वो एक मोल कहलाएगा। एक मोल में कितने अणु होते हैं? मैं बोलूं एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ओके, ये अपन को करना है। ओके, अब आता है अपना मोल संकल्पना होगी। अब मोल संकल्पना कैसे ज्ञात करेंगे? देखो किसी पदार्थ की अगर मैं किसी दुकान पे गई, मैं बोलूं 1 दर्जन केले, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? मुझे 12 केले गिन के देगा, है ना, 12 केले गिन के देगा। अगर मैं बोलूं कि 1 किलो केले चाहिए तो वो मुझे तोल के देगा। जब मैं दर्जन बोलूंगी तो वो मुझे तोल के नहीं देगा। अगर मैं किलो में बोलूंगी तो वो मुझे तोल के देगा। तो 1 मोल का मतलब, मैं बोलूं 1 मोल पदार्थ चाहिए, मैं बोलूं किसी से मुझे 1 मोल पदार्थ चाहिए, तो मुझे वो कितने कण देगा? 6.022 इंटू 10⁻23 कण देगा। ओके, मोल का मतलब समझ में आ गया? अब देखो, है ना, तो यहाँ पे देखो, एक न्यू हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु, अर्थात एक न्यू हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। जबकि देखो न्यू में 1 ऑक्सीजन होगा, जबकि ग्राम में इतने परमाणु होंगे। ये बात ध्यान रखना आप। ओके, अब आता है अपना निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम, है ना, में कितने मोल होंगे? मोल ज्ञात करने, तो मैंने मोलों की संख्या n मान ली, दिया गया द्रव्यमान m मान लिया। मोलर द्रव्यमान m, दिए गए कणों की संख्या, देखो मोलों की संख्या क्या है? दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया है अपन को? 52 ग्राम दिया गया। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 52 ग्राम का मोलर द्रव्यमान होता है 4। ओके, 4 होगा, तो 52/4 बराबर 13, है ना। तो इसका मोल कितने प्राप्त हुए? 13 मोल प्राप्त हुए। उसी प्रकार 1 मोल में इतने कण होते हैं, तो दिए गए कणों की संख्या कितनी है? ये संख्या जो दे रखी है ना अपन को, हीलियम के परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है? ये दे रखी है ना। और कणों की संख्या कितनी होती है 1 मोल में? ये होती है। तो इसको काट दो, ये इससे कट जाएगा, ये 20 बाहर कट जाएगा और 6 2 बाहर कट जाएगा। ठीक है, ओके, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2.22 आंसर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है। देखो N2, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस, है ना। अब N2 गैस है, इसका मतलब इसमें तो मोलों की संख्या इतनी नहीं होगी, जबकि जो ग्राम में दे रखा होता है वो मोलों की संख्या होती है। तो मैंने बोला देखो 0.5 मोल N परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा? देखो मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना है अपना? 28 है। नाइट्रोजन कितना होता है? 28 पे, और द्रव्यमान कितना दे रखा? 0.5 दे रखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 14 ग्राम। और 14 ग्राम में कितने अणु होंगे? 0.622 इंटू 10⁻23 कण होंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे, आप इनको करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो मैं अगली वीडियो में एक बार और समझा दूंगी। इसके लिए आपको इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पीरियोडिक टेबल, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताऊंगी। उसके आगे अपन चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ अपना कंप्लीट। इसके लिए थैंक यू। आप वीडियो को देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए। थैंक यू।